स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और ये है हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का पार्ट थर्ड। मैं इससे पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ आपका ये पार्ट थर्ड वाला ही लेक्चर, जो भी दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। बीच में वीडियो अटक गई थी, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और इसीलिए वो चीज़ यहाँ लिखी हुई भी नहीं है जो हमेशा स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है। तो खैर, मैं सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हम पढ़ रहे थे। उसी के ही कंटिन्यूएशन में ये एक और आपका लेक्चर है। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है और ये आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ख़त्म ये वाला चैप्टर। एंड ये बहुत बड़ा नहीं होगा। इसमें मैंने आपको बताए थे हमारे 2 चीज़ें होती हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज़ होता है। जनरली पहले सब सीक्वेंस पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने सीरीज़ इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि अगर आपको सीरीज़ आ जाएगा तो आप सीक्वेंस के क्वेश्चन काफ़ी सारे कर लेंगे, एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चंस। एंड सीरीज़ आ गया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, मतलब इस चैप्टर में आपका सीरीज़ ही मेन चीज़ है। अगर ये आ गया तो फिर ये हो गया, सीक्वेंस मान लीजिए वो अपना आप ही हो गया। सिर्फ एक बार आपको अब टर्मिनोलॉजी बतानी है, बाकी आपको आता अब सब कुछ है, अगर आपको सीरीज़ समझ में आ गया है तो। ठीक है गाइस, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं उसको अभी के अभी अगर कोई डाउट है तो क्लियर करवा दूँगी। फिर अगर आप कोई 3-4 दिन बाद पूछोगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ जाएगा तो फिर डाउट क्लियर करने का टाइम नहीं बचेगा। कुछ है तो अभी पूछ लो। सीरीज़ हम कर चुके हैं, अब हमें पढ़ना है सीक्वेंस। तो चलिए, अब मैं हेडिंग डाल देती हूँ सीक्वेंस की। अब आप बताइए सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है। अगर आप लोगों में से बता तो सकते ही नहीं क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं है, सॉरी ऑफलाइन क्लास नहीं है। तो खैर मैं बताती हूँ सीक्वेंस क्या होता है। इसमें आपके जो कोई भी नंबर की एक फिक्स पैटर्न में आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7। एक फिक्स पैटर्न है, +2 तो अगर ये कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही होती है एक नंबर की कोई सीरीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारी किस में है, सीक्वेंस में है। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब सपोज अगर हमें एक सीक्वेंस गिवन है x0, x1, x2, या ये छोड़िए, आप ऐसे लिखिए। हमने हमेशा n के टर्म्स में पढ़ा है ना अभी तक, हम वही लिखते हैं xn। तो अगला वाला क्या होगा, xn+1। सपोज अगर सब में एक एक प्लस हो रहा है, xn+2, फिर xn+3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको एक पूरी सीरीज ये गिवन है। ठीक है, अब आपकी ये एक पूरी सीक्वेंस, सॉरी सीरीज है, सीक्वेंस आपको गिवन है। अब आपका सीक्वेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। देखो, ये आपका मेनली सीक्वेंस होता है 3 टाइप का। अगर आप पढ़ोगे कौन कौन सा, मोनोटॉमिक, इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटॉमिक, डिक्रीजिंग, एंड आपका स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपका जो है सीरीज वो इंक्रीजिंग है, मोनोटॉमिक, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है। अब अगर हम इसको सीरीज वाले उससे कंपेयर करें तो बेसिकली यहाँ पर आपसे वो पूछा जाएगा कि आपका अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब टुवर्ड इन्फिनिटी जा रहा है तो ये कौन सा केस हो जाता है, डाइवर्जेंस का। डिक्रीज कर रहा है मतलब टुवर्ड 0 जा रहा है तो ये कौन सा केस हो जाता था, कन्वर्जेंस का। एंड स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक का मतलब होता है कि वो आपका फिक्स रहता है एकदम से। अब बताती हूँ, मैं भी उस पर आएंगे तो बताती हूँ, पहले हम यहाँ से देखते हैं इसको। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका जो xn+1 है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए किससे, xn से, तभी आपका इंक्रीजिंग होगा ना। मान लीजिए ये 1 लिखा है तो ये वाला 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ये 1 है तो आप यहाँ 0 लिख देंगे, तो वो इंक्रीजिंग में नहीं आएगा। इंक्रीजिंग में xn+1 को ज़्यादा होना चाहिए। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन xn को इस तरफ ले आओ तो xn बड़ी ग्रेटर देन 0। ऐसे भी आप लिख सकते हो ना। ठीक है, अब अगर हम मोनोटॉमिकली डिक्रीजिंग की बात करें तो इसमें देखो आपका xn+1, आपका ये वाला जो टर्म है डिक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब अगर आपका ये वाला 1 था तो इससे नेक्स्ट टर्म डिक्रीज होने के लिए इससे कम होना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने 2 रख दिया तो नेक्स्ट टर्म इससे डिक्रीज होने के लिए 1 होना चाहिए। तो आपका xn+1 जो आएगा ये आपका कम होना चाहिए xn से, तभी हमारा डिक्रीजिंग आएगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, xn+1 माइनस xn इज लेस देन 0। ठीक है, अब मोनोटॉमिक, स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक की बात हम अगर करते हैं तो स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है कि इधर तो आपकी जो है वो मोनोटॉमिक इंक्रीजिंग होगी या फिर आपकी मोनोटॉमिक डिक्रीजिंग होगी।
इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका थोड़ी देर तो जो चली वो इंक्रीजिंग के वे में चली, फिर थोड़ी देर डिक्रीजिंग के वे में चल गई। इस तरह से मान लीजिए अगर आपको +1 -1 +1 -1 इस तरह से सीक्वेंस है, तो पहले तो ये डिक्रीज हुई, फिर ये इंक्रीज हो गई, फिर ये डिक्रीज हो गई। अगर इस तरह की जो इस तरह का अगर सीक्वेंस है तो इसको हम सीरीज में क्या कहते थे? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी कब होता था? जिसका एक फिक्स वैल्यू नहीं होता, कोई यूनिक नहीं आता वो। अगर आप देखेंगे तो कभी +1 कभी -1, अगर इनका सम करेंगे तो इन दोनों का सम 0, और अगर 3 का ले लेंगे तो 1, और अगर फिर 4 का ले लेंगे तो 0, और फिर 5 का ले लेंगे तो 1। तो फिक्स नहीं होता, तो वो ऑसिलेटरी होता था। तो सिमिलरली ऐसी सीरीज, ऐसा जो सीक्वेंस होता है वो इसमें नहीं होता है। इसमें होता है आपका स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक, या तो सिर्फ इंक्रीज करेगी या तो सिर्फ डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब इसका कोई एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ी अच्छे से क्लियर हो। देखिए, इसको इरेज कर लेती हूँ मैं, ताकि फिर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है? xn इक्वल्स टू 2n² -2। शायद अभी विजिबल नहीं है ना, हो जाएगा। सपोज आपको ये एक क्वेश्चन गिवन है 2n² -4। ठीक है, n एक चीज़ इसमें और क्या होता है आपका लिखा होगा n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, या n बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट्स नथिंग लाइक n नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो हम वैसे भी तो n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही पुट करते थे ना। बात वही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। सीक्वेंस में ना थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल तरीके से लिखा जाता है। जैसे अभी आप एक, मैं पढ़ाऊँगी आपको अभी एक कॉची सीक्वेंस। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कन्वर्जेंस जो हमने पढ़ा है ना वो वही चीज़ है, बस वो उसको थोड़े मैथमेटिकल टर्म में लिख के उसको कॉची सीक्वेंस बोल दिया। खैर अभी हम जब आएंगे तब वहाँ पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको देखते हैं। अब हमारा ये एक इन्होंने टर्म दे रखा है, xn इक्वल्स टू ये दे दिया। अब आपको क्या निकालना है कि ये आपका मोनोटॉमिक इंक्रीजिंग है, या मोनोटॉमिक डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है। ठीक है, आपसे मतलब ये पूछ सकता है कि आपसे स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है या नहीं है। ठीक है, और अगर स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है तो इंक्रीजिंग वे में है या डिक्रीजिंग वे में है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे xn+1। वैसे तो देखो अपना, अगर आपका कन्वेंशनल मेथड से आप करने चलोगे तो आप देखते ही बता सकते हो इसको कि आपका ये वाला कैसा होगा। इंक्रीज करता हुआ जा रहा है तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ये इंक्रीजिंग होगा देख के बता सकते हो। बट अगर हम सिक्वेंस वाले तरीके से बताते हैं, अब सिंस आप लोगों ने सीरीज पढ़ लिया है तो अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो ना। 2n² -1 था, पहले n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 8 -1 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी बढ़ती जा रही है, एंड ऑफ द डे इन्फिनिटी कभी ना कभी पहुंची जाएगी। हालांकि इसमें क्या एक चीज़ होती है, इन्फिनिटी को वो टच नहीं करवाते हैं। सिमिलरली अगर जीरो पहुंचता है ना तो जीरो पे टच नहीं करवाते हैं, ये पहले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ रहती है, लेकिन हमें पता है वो एंड ऑफ द टाइम पे इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, बट इसमें टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं टच करते हैं? इसमें देखो, अगर वो वाला चैप्टर है ना फंक्शंस, सेट्स एंड फंक्शन वाला, उसमें ही है ये पूरी थ्योरी कि कहाँ तक सीक्वेंस में हम कहाँ तक रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं। लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगी, अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लीजिए इन्फिनिटी तक वो टच नहीं करता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है वो अभी आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली दिमाग में इतना कुछ चल रहा है मेरा, और मैं सोच रही हूँ मैं सब बता दूँ, सब पढ़ा दूँ। तो खैर, स्टिक टू द टॉपिक, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। आपसे पूछा गया है कि मोनोटॉमिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है। अब सीरीज हमने पढ़ लिया है सीरीज, तो आप तो इसको 1 मिनट में देखकर बता सकते हो कि ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है क्योंकि ये मोनोटॉमिकली इंक्रीज कर रही है। बट अगर हम सीक्वेंस वाले मेथड से चले तो हम क्या करेंगे, xn+1 रखेंगे यहाँ पर, तो मतलब 2n+1 का होल स्क्वायर -1। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप n² + 2n + 1 -1, यह आ जाएगा 2n² + 4n, और ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा ना, तो ये कैंसिल सब्ट्रैक्ट होकर 1 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे? मैंने क्या बताया, xn+1 में से हम माइनस करते हैं xn को। अब जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। 2n² - 4n +1, अब माइनस करेंगे तो ये 2 क्या था हमारा क्वेश्चन में, xn का ये रहा
2n² माइनस, और ये माइनस का यहाँ पर जब हमने माइनस का साइन लगाया है तो ये अंदर का प्लस हो जाएगा, तो ये +1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपका क्या रह जाएगा, -4n+2 -4, अच्छा नहीं ये प्लस है ना, प्लस, हाँ 4n+2। अब आपका xn+1 माइनस xn आपका कितना आ गया, 4n+2 आ गया। अब यहाँ पर हमें जब पता है कि n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जब n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स हो गया तो ये आपका 1 2 3 से n सो ऑन, मगर इन्फिनिटी टच नहीं करेगा। इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा ना, तो इसीलिए इन्फिनिटी से जस्ट पहले तक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके रख के देख लीजिए, 4 × 1 + 2 = 6, 4 × 2 + 2 = 10, 4 × 3 + 2 = 14। इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिकली इंक्रीजिंग आ जाएगा। एंड आपका जो है इसको हम बोलेंगे कि ये आपका स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है। बाकी अगर आप सिर्फ यहाँ से भी चेक करना चाहें तो इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और इसको देखेंगे तो ये <0 आ रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए था कि मोनोटॉमिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटॉमिक डिक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक क्या होता है। बाकी सॉल्व करना आपको आता है, इंक्रीजिंग निकालना, डिक्रीजिंग निकालना, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस आपको सब आता है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये पता करना था कि आपका मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, क्या होता है, डिक्रीजिंग को हम कब, क्या, कौन सी चीज़ को हम कहते हैं डिक्रीजिंग, और हम किसको कहते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक। एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर दूँ। वैसे मुझे पता है आप देख कर ही इसका आंसर बता देंगे, बट स्टिल फिर भी खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि मोनोटॉमिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में है तो आप इसमें बताइए कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है कि नहीं है, और अगर स्ट्रिक्टली मोनोटॉमिक है तो इंक्रीजिंग वे में है या डिक्रीजिंग वे में है, ठीक। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। और अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर, इस टॉपिक का, मतलब इस सीक्वेंस वाले टॉपिक का, दैट इज़ द बाउंडेड सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, एंड ये आपको अब, मतलब सॉरी नॉट द क्वेश्चन, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, इस बाउंडेड का मतलब क्या होता है, बाउंडेड इज समथिंग विच हैव द बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें आपका कुछ एक फिक्स बाउंड्री आ जाता है, कोई फाइनाइट बाउंड्री आ जाता है जिसको आपको पता चले कि ये बाउंड्री है। एंड अनबाउंडेड में इनफाइनाइट लेवल पे जाके बाउंड्री होती है, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे बाउंड्री है, आप बस चले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर की बाउंड्री है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दे दूँ 2 और 5, तो ये फाइनाइट बाउंड्री है, 1 या 3 ये फाइनाइट बाउंड्री है। सिमिलरली यहाँ मैं दे दूँ -∞ से इन्फिनिटी तक, अब ये बताइए ये कोई फाइनाइट बाउंड्री है या कुछ है, इनफाइनाइट बाउंड्री है, ये अब पता ही नहीं आपको इन्फिनिटी का है। तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनबाउंडेड, जिसका कोई बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। अब बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस, इसको बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है या अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, उसमें जाने से पहले हम ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नॉट द क्वेश्चन, कुछ एक दो छोटी चीज़ें और हैं, उन्हें आप और जान लीजिए, फिर हम इस पर चलेंगे। देखिए गाइस, अब अगर आपको पता हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस और एक होता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो ये कुछ नहीं है, बस नॉर्मल से इंग्लिश के टर्म है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना। तो अगर कोई भी नंबर के, मतलब कोई भी आपके पास एक पूरी सीक्वेंस है यहाँ से चली आ रही है, इसके टॉप पर जाके आपने बाउंड कर दिया, तो वो जो मार्जिन आपने जो इसको लास्ट में जाकर यहाँ पर बाउंड कर दिया, मतलब यहाँ आपने बाउंड्री लगा दी, तो इस पॉइंट को कहेंगे कि इस पॉइंट के बाद से बाउंडेड अबव सीक्वेंस। मतलब
आपका मान लीजिए नीचे से एक नंबर चलता आ रही थी कोई सीक्वेंस, यहाँ पर लाके आपने बाउंड्री लगा दी, तो अब आपको इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इससे नीचे ही मिलेगा। अब मतलब उसके ऊपर अब कुछ नहीं मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर ही आपने बाउंड्री लगाई है, अब उसके ऊपर जाके आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब इसकी आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इफ सीक्वेंस, सपोज ये है आपकी एक्स, एक सेकेंड, ये आपकी सीक्वेंस है एक्स, ठीक है, इज बाउंडेड इफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू के। मतलब ये एक नंबर यहाँ पर आपने के लिया जहाँ पर आपने बाउंड किया है, आपकी जो भी एक्स एन है, जो भी सीक्वेंस है वो इससे छोटी है या इसके बराबर है। ठीक है, जहाँ पर आपका के क्या है, रियल नंबर है। भाई मैंने बताया ना, बस इसमें ये रियल नंबर, नेचुरल नंबर, बस यही सब दिखा के थोड़ा ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, बाकी कुछ है इसमें नहीं परेशानी वाली बात। एन एन क्या है, बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बस ये वाली चीज़ है। अब इसका एक अगर आप क्वेश्चन देख के मैं इसको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ, अदरवाइज तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। सपोज आपको एक्स एन इक्वल्स टू 1/n दिया हुआ। ठीक है, अब अगर इसमें मैं आपसे वैल्यू पुट करने के लिए कहूँ n की जगह पे, आप नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है ना, आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपका क्या क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर अगर 3 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर 4 पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और इस तरह से आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, आप इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप सीरीज में देखेंगे तो सब 1/3 उससे छोटा है, फिर 1/4 इससे छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1 है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 1 इज बाउंडेड अबव एक्स एन। इसका मतलब जितने भी नंबर आएंगे आपके एक्स एन के, वो आपके 1 से छोटे या मैक्स टू मैक्स 1 के बराबर तक जा सकता है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और साथ में ऑप्शन लिखे होते हैं कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव 1 या सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो 1, द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, या कुछ इस तरह से। तो अब आपको पता चल गया बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है दैट इज द बाउंडेड अबव। ठीक है, उसके ऊपर फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको बतानी और थी मुझे इम्पॉर्टेंट, जिस पे आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है, या पहले बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे। अब अगर आपको दिया है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है, अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के केस में क्या होता है, इसमें अगर आपका सिमिलरली इफ कोई सीक्वेंस, देखिए बाउंडेड बिलो, बिलो मतलब क्या होता है, सबसे नीचे। तो आपका ये कोई टर्म्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये एक सीक्वेंस इधर से चलता हुआ आ रहा है कुछ कुछ। अब इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये सबसे बिलो, सबसे नीचे, बिलो क्या होता है, नीचे, सबसे नीचे जाके आपने एक बाउंड्री लगा दी। ठीक है, अब इससे नीचे कुछ नहीं मिलेगा, जो भी सीक्वेंस है आपका ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। बिलो लगा दिया तो मतलब सबसे बिलोवेस्ट पॉइंट पर लगा दिया आपने, सबसे नीचे लगा दिया, अब उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाओगे तो आपकी फिर वही आ जाएगी, इफ सीक्वेंस एक्स इज बाउंडेड इफ सीक्वेंस बिलो बाउंडेड इज बाउंडेड इफ एक्स एन इज मोर देन इक्वल्स टू के। मतलब जहाँ पर आपने के लगाया है, अब आपका एक्स एन जो भी है वो इससे बड़ा या इसके बराबर ही है, इसके नीचे का नहीं हो सकता। ठीक है, वेयर के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। बाकी ये लिखने का तरीका ये सब ना फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, बाकी आपको मेरे ख्याल में याद भी होगा, 11th-12th में इतना तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब अगर सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ एक्स एन इक्वल्स टू एन, ठीक है, और इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका 1 2 3 4। अब इसमें आप क्या देखेंगे, आपका आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका बिलो बाउंडेड कहाँ पर है, तो बिलो बाउंडेड के हिसाब से आप देख के बता देंगे कि आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आपका बिलो बाउंडेड कहाँ पर है, 1 इज बाउंडेड बिलो एक्स है। ठीक है, अब देखिएगा सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं और इसमें मैं आपसे पूछूं कि ये अबव बाउंडेड होगा या बिलो बाउंडेड होगा,
तो यहाँ पर आपने क्या बताया, ये आपका अबव बाउंडेड है, 1 से ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके बिलो बाउंडेड में जाते हैं तो सबसे लोएस्ट क्या आ जाएगा, 0, और मैंने क्या बताया कि रियल नंबर होना चाहिए, तो वो आपका 0 वहाँ काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर आप बड़ा 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 करते जाते हैं तो इन्फिनिटी पहुंच जाता है, जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए जिस केस में आपका इन्फिनिटी तक पहुंच रहा होता है उसमें आपका बिलो बाउंड्री निकाला जाता है, और जिसमें आपका 0 पहुंच रहा होता है वहाँ अबव बाउंड्री निकाला जाता है। लाइक कन्वर्जेंट में आपका अबव बाउंड्री निकलता है। ठीक है, इस तरह से डॉट्स को कनेक्ट करिए तो थोड़ा सा एक पिक्चर बन जाएगी आपकी इमेज में, बाकी दिमाग में। अगर नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, सेपरेट सेपरेट याद रह रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस। अच्छा, अब एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि अगर सपोज आपको एक्सन दे रखा है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन एक्स, ठीक है, ये आपका फंक्शंस में एक टर्म आता है। ठीक है, वहाँ से है ये रिलेटेड। अब मैंने सिंस वो चीज़ पढ़ाई नहीं है ज़्यादा, तो मैं आपसे वो चीज़ में कुछ कहूँगी भी नहीं कि भाई ठीक है आपने क्यों नहीं याद है। बट इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये जो बाउंडेड होता है ना, ये आपका 0 से मोर देन इक्वल्स टू पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है, इसकी ये कंडीशन होती है इसके बाउंडेड की। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, सिर्फ मैंने इसको आपको इसीलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है। अब सपोज अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है एक्स एन इक्वल्स टू पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स, एंड एक्स की जो रेंज है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और अब आपसे पूछा जाए कि आपको बताइए ये कहाँ बाउंडेड होगा। ठीक है, तो अब मैंने इसकी रेंज आपको बताई, ये किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है 0 लेस देन 1 एक्स एन लेस देन 1 1 2। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1 पे। अब मैंने आपसे पूछा ये कहाँ पर बाउंडेड होगा, मैंने आपको अबव या बिलो का कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये पूछा कहाँ बाउंडेड होगा। अब देखो, अगर आप बिलो वाला पॉइंट देखते हो, ये वाला आएगा इसमें बिलो पॉइंट, और ये वाला आएगा अबव पॉइंट। अब मैंने क्या बताया आपको, हम 0 इन्फिनिटी इनको कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम कंसीडर किसको करेंगे, इस वाले पॉइंट को। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 इज़ बाउंडेड above the 1 is bounded above x है। ठीक है, सो दिस इज योर सोल्यूशन। समझ में आया कि बिलो बाउंडेड किसे कहते हैं और अबव बाउंडेड किसे कहते हैं। अब एक चीज़ प्रॉपर चलते हैं अब इसकी तरफ, बाउंडेड सीक्वेंस की तरफ। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था समझाने के लिए आपको। अब सपोज आपके पास है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर हम बाउंडेड सीक्वेंस में चलते हैं तो देखिए सपोज इसके लिए आपको क्या होगा, आपका सेम वही रहेगा कि आपका एक लोएस्ट वैल्यू हो गई इंटू एक्स, मतलब इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स और एक्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ये माइनस के हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ये होता है आपका बेसिकली टर्म्स। ठीक है, अब सपोज अगर मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेती हूँ जो पहले लिए थे, मैंने वही एग्जांपल लेके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसी तरह के एग्जांपल आ जाते हैं। तो ये आपने 1/n रख दिया यहाँ पे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ये n बिलोंग्स टू 1 नेचुरल नंबर n है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 1/2 1/3 से लेके 0 तक। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो आपका इसमें मैक्स स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, जो हमारा बिलो बाउंडेड रहेगा जिससे नीचे कुछ नहीं मिल सकता, तो वो हमारा 0 है। ठीक है, और हाईएस्ट कौन सा रहेगा जिससे ऊपर कुछ नहीं मिल सकता, वो हमारा 1। अब सिंस हमारा ये बाउंडेड किधर से होगा, 1 की तरफ से। ठीक है, तो इसको हमने ये क्लोज इंटरवल कर दिया जिसमें इन्होंने 1 को इंक्लूड कर लिया। अब मैंने क्या बताया था, हम लास्ट वाले टर्म को 0 को या इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते, तो इसीलिए इधर से हम ओपन छोड़ देते हैं ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये कौन से इंटरवल पे बाउंडेड है, और आपको ऑप्शन में ऐसे भी देगा, वो ऐसे भी देगा, ऐसे भी देगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ बाउंडेड है, इस वाले पे बाउंडेड है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात करूँ, ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ले लीजिए एक्स एन इक्वल्स टू की पावर n। अब हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आता जाएगा, 2 4 8 16, मतलब इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो इसमें लोएस्ट कौन सी आ गई आपकी 2, और हाईएस्ट आपकी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। लेकिन हमारी फाइनाइट जो वैल्यू होती है, जो हमें पता है, जो हमने इंक्लूड करी है, उस पर हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल, और जो हमें जिससे जो हमारी इंक्लूड नहीं होगी, मतलब इससे जस्ट पहले हमारा ये सीक्वेंस एंड हो जाएगा, तो इसमें हम लगा देंगे ओपन इंटरवल।
ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये आ गया समझ में यहाँ पे? ठीक है, अब सपोज एक क्वेश्चन और मैं आपको देती हूँ। xn इक्वल्स टू 2x का पावर n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू वन नेचुरल नंबर। इसमें आपको निकालनी है इसकी क्या है ये वही ये बताइए आपका किस इंटरवल में कन्वर्ज होगा, ये कौन से इंटरवल में आपका कन्वर्ज होगा, ठीक है, ये बताइए आप। अब कन्वर्ज होगा का मतलब क्या होगा आपका, अगर कन्वर्ज हो रहा है वैल्यू आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, मगर अब यहाँ तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका इंक्रीज होगा ना। ये क्वेश्चन रुको, फिर मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज करती हूँ, शायद ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मैं इसको कुछ और क्वेश्चन देती हूँ। असल में मैंने कभी ये वाले ना क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रखे कहीं पे, तो अभी जो दिमाग में आ रहा है वो लिख देती हूँ मैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है बताइए किस कौन से इंटरवल पे ये आपकी डाइवर्ज होगी, तो अगर हमें वो निकालना है, हमें सीधी सी वैल्यू पता है, हम यहाँ पर वैल्यू एन की जगह 0 1 2 3 सब पुट कर देखते हैं, तो 2x आ जाएगा आपका, इसके बाद आपने पुट किया तो 4x आ जाएगा, फिर 8x आ जाएगा, तो इस तरह से आपका आगे चलता जाएगा। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं, हमारी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके आपका जो भी फंक्शन होगा, ये छोड़िए यार, ऐसे मत देखो, इसके पहले ना मैं अभी आपको थोड़ा सा वो पढ़ाती हूँ जीपी वगैरह, तब कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, भी रहने दो इंटरवल निकालने वाला, ठीक है। आप इस तरह का इंटरवल तो निकाल सकते हो आराम से, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लो यही फंक्शन दे दिया जाता और आपसे बोला जाता कि ये कौन से इंटरवल में कन्वर्ज हो रहा है, तो आप निकाल सकते थे आराम से। अब सपोज इसकी जगह अगर आपको ये 2n लिख कर दे देता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या आ जाता, 1/2 आ जाता, फिर 2 पुट कर दे तो 1/4, यहाँ पे क्या जाता 1/5 1/6, इस तरह से आ जाता। तो आपकी ये जो फर्स्ट वैल्यू होती, जो अबव वैल्यू होती, वो क्या आ जाती 1/2 आ जाती, ठीक है, तो आपका ये 1/2 पे कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। इस तरह से आपका वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं, इसके बाद एक पॉइंट आप और समझ लीजिए इसी चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब इसके बाद अब आपका सीरीज स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आप एक पॉइंट समझ लीजिए सीरीज स्टार्ट करने से पहले जेपी एपी का। मैं इसको इरेज कर देती हूँ बोर्ड को, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपका ये क्या बोलते हैं सीक्वेंस में, हमने भी क्या देखा था यार, एक सेकंड देखो, हाँ, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस या आपका डाइवर्जेंस, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आता है। अब इसको सॉल्व करने के निकालने के बहुत अच्छे और हाई लेवल के तरीके मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन एक तरीका और क्या होता है कि आप उसमें ये देखते हो कि आपको सॉल्व करके वैल्यू आती है तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो उसको हम कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूँ 1/(1)(2) 2/3 3/4, इस तरह से अगर मैं इक्वेशन दूँ और ये आपकी बन जाएगी, फिर क्या बनेगी, ये 1/(n), ठीक है, और इंटू n+1, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब अगर हम अपने नॉर्मल मेथड से देखें जो हमने अभी तक सीखे, तो उसके हिसाब से आप क्या इसको कर सकते हो, n² + n लिख सकते हो अंदर मल्टीप्लाई करके। अब मैंने वो जो आपको ट्रिक वाले मेथड सिखाए थे, तो उसमें एक ट्रिक की लाइन चली थी 1/n वाली और एक सिंपल n वाली। अब सिंस ये हमारे अपॉन में नहीं है, साथ साथ में, तो हम एक ये n वाली लाइन चलाते हैं। n वाली लाइन अगर हम चलाएंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा n आ रहा है, एक सेकेंड, इसमें जो हमारा n आता था वो लास्ट में आता था, 1/n हमारा डाइवर्जेंट हो जाता था, और इसमें यस ये आपकी ऐसे शुरू होती थी ना n की पावर n, और ये सब बड़ा बड़ा बहुत होता था, फिर उसके बाद आपकी n² ये वाला टर्म आ जाता था, और उसके बाद आपका n आता था। और वहीं अगर आप 1/n में देखते थे तो 1/n, और ये ऐसे तो 1/n² आ जाता था, और ये 1/n, और इससे जस्ट पहले यहाँ से डिवाइड होकर ये डाइवर्जेंट होते थे और इधर भी कन्वर्जेंट होते थे। ये सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए करा रही हूँ। अभी हम इसको देखते हैं।
तो अगर अभी जब हम इसको देखते हैं तो हमने क्या देखा, ये हमारा एन स्क्वायर है और ये हमारा एन है, और एन स्क्वायर हमारा एन से बहुत 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 बड़ा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती थी तो छोटे वालों को हम नेगलेक्ट कर देते थे, छोटे वालों को हमने नेगलेक्ट कर दिया, हमारा क्या रह गया 1/n²। अब 1/n² को अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देखते हैं तो 1/1, फिर 1/4, फिर 1/9, तो ये आपका अल्टीमेटली 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका आपका निकल जाएगा कि ये कैसी आपकी कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये आपने नॉर्मल फॉर्मूला से सॉल्व करके निकाल लिया क्योंकि हमें आता था। अब सिंस अगर आप इस मेथड से चलते, सीक्वेंस वाले मेथड से, मैंने ये आपको पहले इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, इसमें अगर आपकी इस तरह की कंडीशन होती है कि जब बीच में 1 का गैप होता है या 2 का गैप होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं 1/n माइनस 1/n+1 को ऐसे लिख देते हैं, और जो हमारा गैप होता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। अब सिंस 1 का गैप है तो हम 1 लिख देंगे। अब इसको करके अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद सॉल्व करके फिर लास्ट में जो वैल्यू आएगी वहाँ पर एन की वैल्यू पुट करना, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक फाइनाइट रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको कन्वर्जेंस कह पाएंगे। अब आप बताइए, ये मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल था अगर मैं आपको इस तरह से करवाती, हर तरह के क्वेश्चंस में एक एक अलग सॉल्व करने के तरीके सिखाती, उस तरह से करना बेनिफिशियल था, या एक तरीका आपने सीख लिए हैं 2-3 आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़, पी सीरीज़, कंपैरिजन मेथड्स और कंपैरिजन मेथड की ये ट्रिक वाली चार्ट। तो अब आप सारे क्वेश्चन अपना आप कर लेंगे ना उसके हिसाब से। इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ें पढ़ा दी जो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव है, और इस समय टाइम वेस्ट नहीं किया। हालांकि आप ये भी ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना चाहिए था, बट सिंस टाइम नहीं था तो मैंने इसीलिए उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया। ऐसे इनफाइनाइट के लिए भी आप एक लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं करवा रही क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, बेसिकली एक चीज़ बतानी थी। जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको वहाँ डायरेक्ट बता दिया था ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कि हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा कन्वर्जेंट आर, मैंने क्या बताया था, a×rn, ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर इसमें आर आपका ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1 है तो इसको हमारा होता है डाइवर्जेंट, अगर हमारा लेस देन 1 है तो ये हमारा क्या होता है कन्वर्जेंट। ठीक है, या अगर हमारा आर लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है तो वो हमारी कौन सी होती है, ऑसिलेटरी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, और मैंने आपसे कहा था इसके सम वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो वो अब हम देखते हैं। देखिए, इसमें आपके 2 कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, अब वो 2 कंडीशन कैसे बनती है, क्या बनती है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सपोज अगर आपकी कंडीशन ये है, जब आपका आर जो है वो लेस देन 1 आ गया है, मॉड ऑफ आर। ठीक है, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब क्या है आपका -1 आर और 1, ये कंडीशन अगर आ गई है तो इस कंडीशन में जो आपका सम होता है, सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, और आर क्या होता है हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर सपोज हमारी ये एक चल रही है सीक्वेंस, इसमें हमारा आर होता है xn+1 डिवाइडेड बाई xn। ठीक है, ये हमारा आर निकालने का फॉर्मूला होता है। ये कंडीशन कब है, जब हमारा ये वाला केस है, और ये वाला केस अब कौन सा हो गया आपका, कन्वर्जेंट वाला केस हो गया। सिमिलरली अगर आपका आर की वैल्यू मोर देन 1 आ जाती है तो वहाँ आपकी कंडीशन बदल जाती है, और वहाँ आपका सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a/n−1 डिवाइडेड बाई r−1। ठीक है, अब आपका देखो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 100 हो गई, और यहाँ पर r आपका मान लीजिए 1 था या 2 था। ठीक है, 2 की पावर 100 अगर आप कर दोगे तो आपका कुछ एक बहुत बड़ा सा नंबर निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे आपने 2 - 1 कर दिया, या चलो 3 भी था या 8 भी था, नीचे में 7, 6, 8 से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बेसिकली इसको हटा ही देते हैं। तो उस तरह से आप सॉल्व करके आपका क्या होता है, वो वैल्यू सिर्फ ऊपर वाली रह जाती है जो कि इंक्रीज़ करती चली जाती है इन्फिनिटी तक, और ये आपका डाइवर्जेंट बन जाता है। और अगर हम नीचे वाली सिचुएशन देखेंगे तो हमारा ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, वो फिक्स हो जाता है 1 या 2 पे, और हमारी जो नीचे वाली टर्म होती है और उसके हिसाब से हम सॉल्व करते चले जाते हैं और हमारा एक आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको इससे पहले करवा रही थी, जो आपका शायद पेपर में आया भी है किसी एग्जाम में। सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, xn जो है वो आपका 3x⁴n ये गिवन है।
n इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी, ये गिवन है। और आपसे पूछा जाता है कि ये कन्वर्जेंट है तो इसकी इंटरवल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने देखा तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा ज्योमेट्रिक की फॉर्म में है। देखो ज्योमेट्रिक का ये वाला फॉर्म बना रहा है, ये आर एन की फॉर्म में कभी भी आता है तो हमारा ज्योमेट्रिक फॉर्म होता है। तो अब अगर ये ज्योमेट्रिक फॉर्म बना रहा है और हमसे इंटरवल पूछा है तो कन्वर्जेंट के केस में, तो कन्वर्जेंट का केस हमें अब तक क्या पता था कि आर इज़ लेस देन 1, ये वाली चीज़ बताती है हमारी। और इसको अगर हम देखेंगे तो आर हमारा यहाँ कितना हो गया, 3x हो गया, 3x लेस देन 1, और इसके हिसाब से हमारा x लेस देन 1/3, ये आ गया हमारा एक इंटरवल। ठीक है, ये आ गया हमारा एक इंटरवल -1/3, सॉरी 1/3। ठीक है, लेकिन हमारा इस साइड वाला इंटरवल भी तो चाहिए होता है ना। तो वो चीज़ अभी मैंने जब आपको बताई कि हम मॉड लेते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि -1 का केस भी चलता है। अब वो चीज़ मैंने पहले वहाँ क्यों नहीं बताई थी जब मैं आपको सीरीज़ पढ़ा रही थी, क्योंकि वहाँ मैं मॉड और ये सारे कॉन्सेप्ट लेकर आ जाती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते और वो चीज़ नहीं समझ पाते जो मैं समझाना चाह रही थी। अब सिंस आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गया तो ये एक छोटा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट था, इसीलिए मैं इसको अब समझा रही थी। ठीक है, इक्वल्स टू -1 लेस देन लेके चले थे। अब यहाँ से भी जब 3 ये इधर गया और अगर आप इसके साथ कंपेयर कराओगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो एक क्या आ जाएगा -1/3। तो एक पॉइंट तो कि आपके इंटरवल सेम ही रहेंगे हमेशा दोनों वाले, और इस तरह से आपको सॉल्व होकर आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना और इसको आज ही कवर कर लेना। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके पेपर की तरफ, ये पेपर जो आया था। अच्छा एक चीज़ और रह गई, कॉची सीक्वेंस। देखो मैंने वही आपको बताया था ना कि है कुछ नहीं, बस मैथमेटिकल सीक्वेंस वाला जो है ना, सीरीज़ में आपका नॉर्मल चलती हैं चीज़ें, और सीक्वेंस के केस में क्या होता है ना, वो मैथमेटिकल टर्म लगा के उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ऐसे कॉची सीक्वेंस कुछ नहीं है, बेसिकली आपकी जो कन्वर्जेंस होता है ना उसको आप कॉची सीक्वेंस कहते हैं। हैंग कर दिया ना कॉचीज, ये कॉचेस बहुत परेशान करता है, हर जगह पहुंच जाता है। कॉचेस सीक्वेंस, देखिए कॉचेस सीक्वेंस कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपकी जो कन्वर्जेंट होती है ना, कन्वर्जेंट जो आपकी सीक्वेंस जितनी भी जो कन्वर्जेंट होती है उसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में बोल दिया गया, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके चीज़ वही है। कॉचेस सीक्वेंस में क्या होता है कि आपके जितने भी नंबर्स हैं ब्लॉक आर रियल नंबर, ठीक है, उसमें अगर आपका xn+1 -xn अगर आप करते हैं लेस देन 0 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारी कॉची सीक्वेंस है। और बेसिकली अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, सपोज आपका लिखा है 1, हमारी इसमें कन्वर्जेंस में अगर हम देखें तो 4 3 2 1 और ये 10 to 0 हो रहा है। तो अगर हम xn+1 में से xn को माइनस करते हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 -4, तो इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया -1 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, हमने इस हिसाब से लेस देन 0 आ गया तो अब हमने इसको क्या बोल दिया कि हमारी कॉची सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली है कुछ नहीं है, ये वही कन्वर्जेंस वाला आइडिया कि वो टेंड्स टू 0 होता है, कम हो रहा होता है तो उसको हम कॉची सीक्वेंस बोल देते हैं। बाकी आपका जो पेपर में क्वेश्चन आया था ना उसमें अगर आपको उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होता तो आप कर लेते, कैसे कर लेते देखो मैं बताती हूँ। पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 60 पे, और मुझे लगता है वो तो आप में से बिल्कुल मतलब देख के बता दोगे आंसर। 2 ही क्वेश्चन आए हैं। ये गाइज आपके लिए एक पीडीएफ बन रही थी इंग्लिश 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की और ये सब, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाई ना, आधी अधूरी क्या ही दूँ मैं आपको। खैर एक सेकेंड रुको यार, ये हो जा भाई। देखो गाइज, अब इसमें अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर पी सीरीज़ पूछा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि पी सीरीज़ है तो ये आपकी डाइवर्ज कब होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, पी सीरीज़ के केस में हमारा क्या होता है कि वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो उस कंडीशन में आपका डाइवर्ज होता है। अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, पी लेस देन इक्वल्स टू 1। अब साइड में यहाँ 0 हमने पढ़ा नहीं था, हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा था कि हमारा क्या होता है पी, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा क्या होता है
यार रुक जा, कि हमारा जो P होता है वो हमारा डाइवर्जेंट के केस में क्या होता है कि P हमारा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। नहीं क्यों नहीं ये मूव इतना कर रहा है और ये कुछ नहीं रहा, लिख ही नहीं पा रही कुछ भी इस पे मैं। नहीं हो रहा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख के समझ जाएंगे, या तो आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो सकता था या ऑप्शन नंबर हो सकता था 1 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 में आपने क्या देखा कि आपका P इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस बच्चे ने 3rd चूज कर लिया बेचारे ने। अच्छा खैर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब अगर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा हमारा फॉल्स होगा। पहला क्या है, द सीरीज n 1 टू लेके इन्फिनिटी 1/n² इज कन्वर्जेंट। अब ये बताओ आप कन्वर्जेंट होती है कि नहीं होती है। अब देखो, अगर हम इससे चलते हैं 1/n², ये तो आपको रट भी गई होगी इन्फिनिटी। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो, वैसे तो देखो आप वैल्यू भी मत पुट करो, आप ऐसे देखो ये 2 है, ये हमारा पावर सीरीज है तो पावर इक्वल्स टू 2 है, मोर देन 1 हो गया, मोर देन 1 हो गया तो हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो ये तो हमारी जो है स्टेटमेंट हो गई सही बिल्कुल, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट सही हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, कॉचीज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर नीड नॉट टू बी बाउंडेड। हालांकि हमने अभी पढ़ा है कि कन्वर्जेंस सीरीज हमारी जो होती है बाउंडेड चलती है, मगर ठीक है अभी हमें पता नहीं है कि हमारा सही है या गलत है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। अगर आपका एक रियल नंबर का एक सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होता है कब, अगर वो आपका कॉचीज सीक्वेंस है, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, इफ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर xn रियल नंबर का एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो एक कॉचीज सीक्वेंस है। अब आप देखो ये दोनों चीज़ें जो है ऑप्शन नंबर 3rd और 4th अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम बात कही गई है कि आपको पहले उन्होंने बता दिया कि एक सीक्वेंस है, पहले आपको बताया उन्होंने कि रियल नंबर की एक सीक्वेंस है आपकी जो कि कन्वर्जेंट है, तो वो आपकी कॉची सीक्वेंस कहते हैं उसको हम, ठीक है। बेसिकली अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है। दूसरे ने कह दिया कि रियल नंबर की एक सीक्वेंस है, एक सेकंड है ना, हाँ, दूसरे में भी भाई कह दिया कि आपको कि एक सीक्वेंस है जिसका नाम है xn, एक सीक्वेंस है जिसका नाम है xn और ये है कन्वर्जेंट, तो इससे हमारी xn जो है वो कॉचीज है। अब या तो आपका दोनों ही गलत होते या आपके दोनों ही सही होते, एक सही एक गलत नहीं हो सकता था इसमें। इस हिसाब से अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे, ये ऑप्शन आपको सही पता था, ये दोनों आपको स्टेटमेंट में सिर्फ सेम घुमा रखा है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाता है अगर आपको नहीं पता था। और इस तरह से ही वो आप ना थ्योरी जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है उसमें निकाल लोगे अगर थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइज, आपका ये चैप्टर ये तो कंप्लीट हो ही चुका है, मैं करवाई चुकी थी पहले। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है तो न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करवा दूँगी मैं। और थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ, और अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करिए, तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे इतना मोटिवेशन मिले दिन में 3-4 वीडियो बनाने का। इतने टफ शेड्यूल में भी मैं ला पा रही हूँ, पता नहीं मैं खुद भी कैसे ला रही हूँ। जब भी मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है मैं आपकी वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ। सो अब आपको अगर लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपको कुछ अलग चीज़ आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो बता दीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, उसके लिए कमेंट वो मैं आप अगर आप परेशान हो रहे हैं तो वो मत होइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वो मैं आपको करवा रही हूँ, वो कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड बाकी अगर आपको सही अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वो बता दीजिए। एंड एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आपके कमेंट आपके फिजिक्स के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हैं क्या आपकी लिस्ट में, सारे टॉपिक्स तो नहीं, बिल्कुल भी सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये 3 मेन टॉपिक उसमें छूटे हुए हैं, जिसमें से मैं सेमीकंडक्टर आपका कंप्लीट करवा दूंगी आज या कल में, फिर आपका ये दोनों रह जाएंगे। फिर जो भी हम 4-5 दिन की 6-7 दिन की क्लास होगी उसमें हम ये वाला देख लेंगे। 20 के बाद मैंने बताया है मैं क्लास नहीं लूँगी। हाँ, हो सकता है शॉर्ट वीडियोज़ आएँ एज रिविजन, लेकिन ऐसी लॉन्ग क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।